नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ आपदा के 10 साल पूरे होने पर केदारनाथ धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कर और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर केदारनाथ की त्रासदी में हताहत हुए लोगों की शांति और उनकी मुक्ति के लिए हवन कर प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भगवान ईशानेश्वर के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीपैड से लेकर मंदिर परिसर तक सभी निर्माणों का निरीक्षण कर केदारनाथ में चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के दूसरे फेज के सभी कार्यों को इस साल के अंत तक पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजविंदर अजय, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह, जिला अध्यक्ष बीजेपी महावीर पवार समेत कई समिति के सदस्य भी शामिल हुए और साथ ही साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। केदारनाथ आपदा के 10 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने त्रासदी में हताहत हुए लोगों की शांति के लिए प्रार्थना की। बता दें कि 2013 में केदारनाथ में भारी तबाही मची थी और उसी के 10 साल पूरे होने पर सीएम केदारनाथ पहुंचे और साथ ही साथ प्रदेश के लोगों के लिए कामना भी की। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का चार धामों के प्रति गहरा नाता और आस्था है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिक ही चार धाम यात्रा पर निर्भर करती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में जो भी श्रद्धालु आते हैं वह आर्थिक का बहुत बड़ा जरिया होते हैं और इसके लिए केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों का सहयोग करती है, जिसके लिए हम केंद्र सरकार के और प्रधानमंत्री के आभारी हैं। उत्तराखंड के चारों धामों के प्रति प्रधानमंत्री जी का शुरू से ही बहुत पॉजिटिव रुख रहा है और वो जानते हैं कि उत्तराखंड की आर्थिकी का सबसे बड़ा साधन हमारी धार्मिक यात्रा ही है। ये केदारनाथ का विषय, उसके साथ बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है, गंगोत्री, यमुनोत्री उनके मन में बसी हुई है। इस वक्त जो मैं कह सकता हूँ भविष्य के अंदर हमारी आर्थिकी का सबसे बड़ा स्रोत है हमारा जो धार्मिक यात्रा, उसको बढ़ावा देने में देश की सरकार हमारी मदद कर रही है और मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। 2013 में आई केदारनाथ आपदा को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी उत्तराखंड के लोगों के जहन में तबाही के जख्म जिंदा हैं। 16 से 17 जून 2023 को 13 को आई आपदा में हजारों मौतें हुई थी। इन 10 सालों में केदारपुरी का स्वरूप भव्य हो चुका है और पूरी तरह से बदल चुका है। 10 साल बीत जाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर उस पल को याद करते हुए कहा कि केदारनाथ आपदा का दुख कभी समाप्त नहीं होने वाला है। बड़ी संख्या में वहां क्षति हुई थी, उस दुख को प्रधानमंत्री ने कम करने का पूरा प्रयास किया है। आज भव्य केदारपुरी बनकर तैयार हो चुकी है और केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ आपदा को 10 साल पूरे हो चुके हैं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कहा जाता था कि केदारनाथ यात्रा बहुत लंबे समय तक सुचारू नहीं हो पाएगी, लेकिन तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने बेहतरीन काम के जरिए केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज केदारनाथ पहले से भी ज्यादा और भव्य दिखाई देता है। देखिए, केदारनाथ की जो त्रासदी थी आज उसको 10 साल पूरे हो गए हैं और केदारनाथ की त्रासदी में जिन भी लोगों ने अपनी जान गंवाई, मैं उनको सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। और केदारनाथ आपदा एक इतनी बड़ी आपदा थी कि पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा था कि केदारनाथ में जो चार यात्रा है वो बहुत लंबे समय तक सुचारू रूप से नहीं चलाई जा सकेगी और उसका पुनर्निर्माण होने में बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में जिस तीव्र गति से केदारनाथ का पुनर्निर्माण ही नहीं किया। देखिए, बहुत दुखद घटना के बाद मैं अगर पूरे देश के दृष्टिकोण से सोचूं, उसके बाद उत्तराखंड के भावों में कहूं तो दुख तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बड़ी संख्या में वहां के जो पंडा समाज था, वहां का जो
व्यवसायी समाज था, उसको बहुत क्षति हुई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उस दुख को कम करने का प्रयास किया। आज भव्य केदारपुरी बनकर तैयार है और पहली बार केदार धाम के श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी हर वर्ष बढ़ती जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से एक वहां के कारोबारी हों, वहां के जो पंडा पुरोहित हों, उन सबके दुखों पर मलहम लगा है। समय लगेगा और धीरे धीरे वहीं 2013 में आई केदारनाथ आपदा को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक उत्तराखंड के लोगों के जहन में तबाही के जख्म जिंदा हैं। 16 और 17 जून 2013 को आई आपदा में हजारों मौतें हुई थी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार पुनः उन पल को याद करते हुए कहा कि केदारनाथ आपदा का दुख कभी समाप्त नहीं होने वाला है। बड़ी संख्या में वहां क्षति हुई, उस दुख को प्रधानमंत्री जी ने कम करने का पूरा प्रयास किया है। आज भव्य केदारपुरी बनकर तैयार हो गई है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस आपदा में परलोक सिधार गए लोगों के आशीर्वाद के साथ केदारपुरी का स्वर्गीण विकास किया जा रहा है। वहां के जो देखिए बहुत दुखद घटना के बाद, और मैं अगर पूरे देश की दृष्टि से सोचूं उसके बाद उत्तराखंड के भाव में मैं कहूं तो दुख तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बड़ी संख्या में वहाँ के जो पंडा समाज था, वहाँ का जो व्यवसायी समाज था, उसको बहुत क्षति हुई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उस दुख को कम करने का प्रयास किया है। आज भव्य केदारपुरी बनकर तैयार है और पहली बार केदार धाम के श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी हर वर्ष बढ़ती जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से एक वहाँ के कारोबारी हों, वहाँ के जो पंडा पुरोहित हों, उन सबके दुखों पर मलहम लगा है। समय लगेगा और धीरे धीरे जो इस आपदा में परलोक सिधारे हैं उनके आशीर्वाद के साथ उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सब लोग लगेंगे। और मैं तो प्रधानमंत्री का से आभार व्यक्त करता हूं कि उस दुख को आज धीरे धीरे कम करने का प्रयास हुआ है। देखिए बहुत दुखद घटना के बाद खबर लक्सर से है, जहां पर कांग्रेस के रियासी में आयोजित कांग्रेस से जोड़ो यात्रा में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद को बीजेपी की फैक्ट्री में बने हुए शब्द बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन शब्दों से परिचित नहीं है। जब से बीजेपी ने सत्ता संभाली है तब से यह मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज को बांटने के लिए अलग अलग तीरों का इस्तेमाल करती है। हरीश रावत जी ने एक ऐलान किया था कि वो पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस जोड़ो यात्रा एक चालू कर रहे हैं, जिसके उसी के एक चरण में पहले एक यात्रा रुड़की के पास हो चुकी है। दूसरे चरण में आज यात्रा यहाँ रायसी से लेकर रुड़ी भगवानपुर तक है, उसी में हम कर रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आज जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर सरकार के इशारे पे यहाँ का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, कौमी एकता को तार तार करने का प्रयास में सरकार और सरकार के मुखिया खुद शामिल हैं, तो उसके लिए खिलाफ कांग्रेस एक ये सद्भावना की यात्रा निकाल रही है, ताकि उनको जो मुद्दे उत्तराखंड के हैं, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, चाहे पेपर लीक मामला हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, उन सब मुद्दों से भटकाने। और जब से भाजपा सत्ता में आई है तभी से ये बातें उठ रही हैं और भाजपा समाज को बांटने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करती है। हमारा संघर्ष तो बेरोजगारी से है, महंगाई से है, कुपोषण से है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ हमारी आवाज है। हम किसानों के लिए लड़ते हैं, हम मजदूरों के लिए लड़ते हैं। हम लोग उन सवालों पर लड़ रहे हैं जो सवाल विकास से जुड़े हुए हैं। हमारी लड़ाई जो आज बिजली गायब है,
नल में पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इन सब चीजों के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सिक्स सिग्मा के सीईओ डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज द्वारा लिखित पुस्तक खंड खंड में अखंड उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज केदारनाथ की भीषण त्रासदी का 1 दशक पूरा हो चुका है। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने इस पुस्तक के माध्यम से 2013 केदारनाथ त्रासदी की जानकारी और 10 सालों तक हुए बदलाव, प्राकृतिक संसाधनों की रूपरेखा की गहराई को इस पुस्तक में समेटने का प्रयास किया है। यह पुस्तक सिक्स सिग्मा के समर्पण भाव, मेहनत, सेवा, सत्य और सच्चे साहस को दर्शाती है। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज द्वारा लिखी गई किताब का विमोचन किया गया। बता दें कि 10 साल में जो केदार घाटी में बदलाव हुए हैं, उन सभी बदलावों को खंड खंड से अखंड उत्तराखंड किताब में बखूबी दर्शाया गया है और सबका वितरण दिया गया है और इसी किताब का विमोचन किया गया। 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने जा रहे कांवड़ मेले को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों और आरपीएफ, सीआरपीएफ और आईबी के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बार प्रत्येक कांवड़ यात्री को पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इस बैठक में आपसी कोऑर्डिनेशन करते हुए कांवड़ियों के लिए रूट तय किए जाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा कांवड़ यात्रा को लेकर कब से डायवर्जन लागू किया जाना है, उसको लेकर भी अहम चर्चा की गई। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से कांवड़ यात्रा को संपन्न किए जाने को लेकर भी विमर्श किया गया। पिछली बार 3 करोड़ 80 लाख के करीब का वो था, तो इतना ही मान के चल रहे हैं। पिछली बार यद्यपि 2 साल बाद यात्रा हुई थी, हो सकता है उसका इम्पैक्ट आया हो। और एक बात है, इस बार 2 सावन है, तो हो सकता है थोड़ा उससे फैल जाए, स्प्रेड हो जाए, बट हम मान के चल रहे हैं उसी 3 से 4 करोड़ के रेंज की यात्रा होगी। हमारी फोर्स देखिए, हरिद्वार में 5000 प्लस होती है और बाकी ऋषिकेश और ये जो क्षेत्र है मुनि की रेती और नीलकंठ, उसमें अलग होती है। और पैरामिलिट्री हमने 12 कंपनी की मांग की है। सर, तीर्थयात्री जब आती रहते हैं कि जहां नहीं जा सकते। पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे ने अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत G20 कार्यक्रम के कुशल समापन पर पूरे पुलिस बल को बधाई दी गई। वहीं थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत जुलाई महीने के पहले हफ्ते में शुरू होने जा रहे श्रावण मास के कांवड़ मेले को देखते हुए जनपद के सभी क्षेत्र अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सफल संचालन की तैयारियों में अभी से जुटने के निर्देश दिए गए। साथ ही कांवड़ मेले में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और ड्यूटी में नियुक्त सभी कर्मियों को कड़ा अनुशासन बनाए रखते हुए सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए। इस मौके पर एनडीपीसी एक्ट के अभियोगों में गैंगस्टर पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को भी कुर्क करने को कहा गया। तो कांवड़ मेले में सुरक्षा के मजबूती से निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ मासिक अपराध गोष्ठी का ये आयोजन किया गया, जिसमें बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। अधिकारी हैं, उनके साथ माह मई की जो है समीक्षा बैठक वो आयोजित की गई थी। तो जो भी हमारा क्राइम फिगर था, हमारा प्रिवेंटिव का फिगर था, उन सब का व्यापक स्तर से उसमें विस्तार से उसमें चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। मुख्यतः जो इनको निर्देश दिए गए हैं वो हमारे जो एनडीपीएस रिलेटेड केसेस हैं और 60 एक्साइज एक्ट के केसेस हैं, इसमें कार्रवाई और बढ़ाए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। एनडीपीएस के केसेस में स्पेशली इन्हें बताया गया है कि जो इस तरह के अपराध कारित कर रहे हैं, जो अभियुक्त है, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई।
एक हमारे रेडियो की कार्यशाला है और दूसरा हमारा स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो उसकी स्थापना इसमें इस बिल्डिंग में की जाएगी। तो ये एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। पूरे पौड़ी जो हमारा क्षेत्र है वहां पे लगभग 48 के करीब कैमरास जो हैं वो लगाए जाएंगे, जिनमें ANPR कैमरे भी हैं वो भी लगाए जाएंगे। वहीं द्रोण कॉलेज जाफरपुर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिष्ठित स्वयंसेवकों ने विभिन्न शारीरिक दक्षता का भारतीय संस्कृति पर आधारित विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का विधिवत रूप से समापन किया गया। इस दौरान पंतनगर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर मनमोहन चौहान ने कहा कि हम सब की सजगता से ही भारतीय समाज का संस्कृति संस्कारों का ताना बाना मजबूत बन सकता है। देखिए, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस जो 20 दिन का जो कार्यक्रम रहा है और उसमें मैंने देखा कि जो वर्ग में 18 साल से 40 साल के हमारे युवा साथियों ने भाग लिया और उसको संस्कृति और संस्कार के बारे में बताया गया और इससे हम ये जानते हैं कि हमें अपने पूरे देश को अगर अच्छा बनाना है, उत्तम बनाना है, सर्वोत्तम रखना है, विकसित देश बनाना है तो हमें युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने शुक्रवार को 34.5 लाख रुपए की लागत से कलेक्ट्रेट भवन के छत पर स्थापित 80 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का फीता काटकर उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सोलर प्लांट स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सके और हाइड्रो एनर्जी पर निर्भरित कम से कम हुआ जा सके। उन्होंने कहा कि सोलर प्लांट से जिला कार्यालय को 300 से 350 यूनिट बिजली प्रतिदिन प्राप्त होगी, जिसमें माह में औसतन 9000 यूनिट बिजली कार्यालय को उपलब्ध होती रहेगी, जिस कारण जिला कार्यालय का विद्युत व्यय बहुत कम हो जाएगा। और साथ ही साथ कहा कि पानी, हवा और वातावरण बना रहे और हाइड्रो एनर्जी पर निर्भरता कम से कम हो। रुद्रपुर उधम सिंह नगर सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन जिलाधिकारी युगल किशोर ने किया। कलेक्ट्रेट में 80 किलोवाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट की शुरुआत की है। इसका तकरीबन 300+ यूनिट्स एनर्जी डेली मिलेगी और हमारा करीबन 1000 यूनिट का 35% हमें सोलर एनर्जी मिल जाएगी। इसमें जो नेचुरल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स हैं और वो बहुत खर्चीली भी और संसाधनों का इस्तेमाल करते नॉन रिन्यूएबल होता है, तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी से हम पर्यावरण को भी संरक्षित कर पाएंगे और जो हमारा लोड है, जो हमारी कन्वेंशनल जो फॉसिल फ्यूल है, उस पर निर्भरता है वो कम है। आईडीपीएल के गोल चक्कर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक गुलदार की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। अज्ञात वाहन की तलाश भी वन विभाग की टीम में शुरू कर दी गई है। शुक्रवार की सुबह वन विभाग की टीम को सूचना मिली कि आईडीपीएल के गोल चक्कर के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक गुलदार घायल अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने मौके पर डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर ने जांच के दौरान गुलदार को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम गुलदार के शव को कब्जे में लेकर वन विभाग के कार्यालय ले आई। यहां से वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वन दरोगा मनसाराम गौड़ ने बताया कि गुलदार के मुंह से खून निकलता हुआ दिखाई दिया। अज्ञात वाहन की टक्कर से गुलदार की मौत हुई। वन विभाग की टीम ने मामले में जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन की तलाश के प्रयास में तेज कर दी गई है। मनसाराम गौड़ ने बताया कि
नर गुलदार करीब 1.5 वर्ष का बताया जा रहा है। वहीं आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। ये आयोजन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक देहरादून में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को 6वें शिक्षक सम्मेलन की विवरण का विमोचन किया। आपदा प्रबंधन के लिए नवाचार, सहयोग और संचार पर इस विश्व कांग्रेस में प्रमुखता से चिंतन और मंथन होगा। इस विश्व कांग्रेस में पर्वतीय परिस्थितियों और संचार पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का 6वां वैश्विक सम्मेलन होने पर विश्व स्तर पर देवभूमि उत्तराखंड को पहचान मिलेगी। ये हिमालयी राज्यों के लिए बड़ी आवश्यकता है। इस सम्मेलन में विशेषज्ञ द्वारा न्यूनीकरण, जनधन हानि कैसे कम हो सके और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग पर लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं हल्द्वानी शहर की एक अच्छी प्लानिंग हो और सन 2041 के हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए उसे ध्यान में रखते हुए 151 किलोमीटर एरिया की जा रही है और जिसके लिए कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें नगर निगम, शहरी विकास समेत संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में इन बिंदुओं पर विचार किया गया कि 2041 के हिसाब से लैंड यूज कितना होगा, कृषि क्षेत्र कितना होगा, कमर्शियल सेंटर, ISBT कहां बनेगा, इन सब चीजों को लेकर चर्चा की गई और इन्हीं को देखते हुए शहरी विकास में एक मास्टर प्लान भी तैयार किया गया। मास्टर प्लान में पूरी तरह से तैयार होने पर बोर्ड के पास होने के बाद एक पब्लिक को भी शेयर किया जाएगा, जिसमें पब्लिक भी अपने सुझाव दे सकती है कि भविष्य में हल्द्वानी में किन किन योजनाओं को और कहां धरातल पर उतारा जा सकता है। देखिए, हल्द्वानी आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र है कुमाऊं का और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और इसकी अच्छी प्लानिंग हो। इसमें 2041 के हिसाब से जो यहाँ पे फैसिलिटीज होनी चाहिए उस सबको ध्यान में रखते हुए पूरा 151 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें लिया गया है, जिसमें गौलापार का पूरा एरिया है और बरेली रोड, रामपुर रोड का लगभग पूरा एरिया है, जिसमें कि आने वाले वर्षों में किस तरह का लैंड यूज होगा, कहां पे कृषि करनी है, कहां पे हमारे कमर्शियल सेंटर्स बनने हैं, ISBT कहां होनी चाहिए, बस अड्डा कहां पे होना चाहिए, मंडी कहां पे होगी, इन सबको प्लान किया जा रहा है ताकि जो आने वाला विकास है बेतरतीब ना हो, कहीं पे भी कुछ ना बन जाए। ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट्स है हमारी, अंदर छोटे बस अड्डे, छोटे ऑटो स्टैंड कहां पे होने चाहिए, आगे जाके हमारा वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा इश्यू बनेगा, ट्रेंचिंग ग्राउंड कहां पे होना चाहिए, उस सबको देखा गया। तो अभी तो जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है, टाउन प्लानिंग का, उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया है। तो आज मैंने ये कहा है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसको स्वयं मौके पे जाके देख लें। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत तपोवन में होमगार्ड और स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के द्वारा बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पर्यटकों से किसी बात को लेकर पहले कार से नीचे उतरती है, फिर एकाएक गुस्सा करते हुए ट्रैफिक चलाने वाले होमगार्ड के साथ बदसलूकी करने लगती है। लोगों ने वीडियो बनाने शुरू की तो महिला उन पर भी भड़कती हुई दिखाई देती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला दिल्ली नंबर की कार से उतरी थी और कार को उसके साथ ही चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि महिला ने पुलिसकर्मी पर एक हाथ भी उठाया था। फिलहाल पुलिस घटना के बाद महिला को उसके साथी के साथ हिरासत में लेकर थाने ले गई है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि मामला संज्ञान में लाया गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है और जांच जारी है। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत सच्चा धाम घाट पर नहाने के दौरान दिल्ली का एक पर्यटक गंगा में बह गया। सूचना मिलते ही मौके पर SDRF की टीम ने गंगा में पर्यटन को तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। SDRF के इंस्पेक्टर कुलविंद ने बताया कि गंगा में बहने वाले पर्यटक की पहचान देवनारायण यादव के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली का रहने वाला था। अपने 3 साथियों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। बता दें कि गंगा में बहने और डूबने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस ने सुरक्षित गंगा घाटों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।